आज हम अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी आईएसएस पर बात करने वाले हैं। हाँ, आईएसएस। सोचिए एक फुटबॉल मैदान जितनी बड़ी प्रयोगशाला पृथ्वी से करीब 400 किलोमीटर ऊपर तैर रही है। बिल्कुल। और रफ्तार लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ। हर 90 मिनट में धरती का एक चक्कर। कमाल है, हैरत अंगेज है वाकई। ये सिर्फ एक मशीन तो है नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो विज्ञान, अद्भुत इंजीनियरिंग और शायद सबसे बढ़कर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और मानव जिज्ञासा का एक जीता जागता प्रतीक है। सही कहा। हमारे पास जो जानकारी है वो इसके बनने की कहानी, इसके मकसद और ये रोज कैसे काम करता है इस पर काफी रोशनी डालती है। हाँ। तो आज का मिशन है इन स्रोतों की मदद से आईएसएस को समझना, आखिर ये है क्या, ये काम कैसे करता है और क्यों ये इतना अहम है। बिल्कुल। देखिए, आईएसएस ना एक बहुत ही जटिल पेचीदा ढांचा है। इसे कई देशों ने मिलकर बनाया है। अमेरिका, रूस, यूरोप, जापान, कनाडा सब शामिल है। अच्छा। इसमें अलग अलग प्रयोगशाला मॉड्यूल्स हैं। जैसे अमेरिका का डेस्टिनी है, यूरोप का कोलंबस, जापान का कीबो। हाँ, सुना है इनके बारे में। ये सब एक विशाल बहुत बड़े, करीब 100 मीटर से भी ज्यादा लंबे ट्रस स्ट्रक्चर से जुड़े हैं। बाप रे, 100 मीटर। हाँ। और इसे चलाने के लिए जो बिजली चाहिए वो इसके बड़े बड़े सोलर पैनलों से आती है। सूरज से? हाँ, सूरज की रोशनी से। करीब 75 से 90 किलोवाट तक, कई घरों को बिजली मिल जाए इतनी। अच्छा। और अंदर का माहौल वो कैसा होता है? अंदर कोशिश की जाती है कि पृथ्वी जैसा माहौल रहे, सांस लेने लायक हवा, तापमान भी कंट्रोल में, ताकि इंसान वहां रह सकें, काम कर सकें। और वहां रहने वाले अंतरिक्ष यात्री वो करते क्या है? उनका मुख्य काम तो वैज्ञानिक शोध ही है ना? हाँ, बिल्कुल। उनका ज्यादातर समय शोध में ही जाता है। वे माइक्रोग्रेविटी यानी लगभग शून्य गुरुत्वाकर्षण के माहौल में रहते और काम करते हैं। ये माइक्रोग्रेविटी वाला माहौल ही सबसे खास है शायद। हाँ, ये अपने आप में एक अनोखी प्रयोगशाला है। यहाँ वो ये स्टडी करते हैं कि लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने का इंसान के शरीर पर क्या असर होता है। जैसे? क्या असर होता है? जैसे मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं, हड्डियां पतली हो जाती हैं, इसीलिए उन्हें रोज कसरत करनी पड़ती है। अच्छा। इसके अलावा वो नई तरह की सामग्री मेटल्स वगैरह बनाने पर प्रयोग करते हैं जो शायद धरती पर बनाना मुश्किल हो। वे पृथ्वी का अवलोकन करते हैं, मौसम कैसा है, पर्यावरण में क्या बदलाव आ रहे हैं, इन सब पर नजर रखते हैं। और आप जीवन की संभावनाओं की बात कर रहे थे पहले, वो क्या था? हाँ, वो बहुत दिलचस्प है। स्रोत बताते हैं कि कुछ प्रयोगों में पाया गया कि बैक्टीरिया अंतरिक्ष में, हाँ, जैसे कि डीनोकॉकस रेडियोड्यूरेंस नाम का एक जीवाणु है, वो स्टेशन के बाहर खुले अंतरिक्ष के कठोर वातावरण में 3 साल तक जिंदा है पाया। 3 साल खुले स्पेस में? ये तो यकीन नहीं होता। हाँ, बिल्कुल। ये न सिर्फ पैंसपर्मिया जैसी थ्योरीज को बल देता है, ये विचार के जीवन शायद सूक्ष्म रूप में ग्रहों के बीच यात्रा कर सकता है। अच्छा। बल्कि ये हमारे इस नजरिए को भी चुनौती देता है कि जीवन आखिर कहाँ पनप सकता है। इसके भविष्य में दूसरे ग्रहों पर जीवन खोजने के लिए गहरे मायने हो सकते हैं। ये तो सचमुच बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आपने बताया कि अंतरिक्ष यात्रियों को रोज कसरत करनी पड़ती है। उनकी दिनचर्या कैसी होती है? बस प्रयोग और कसरत? नहीं, काफी सख्त और व्यस्त रूटीन होता है उनका। रोजाना लगभग 2 घंटे का व्यायाम तो जरूरी है ही, ताकि माइक्रोग्रेविटी से शरीर कमजोर न पड़े। 2 घंटे रोज? हाँ, और इसके लिए खास मशीनें भी हैं, जैसे ट्रेडमिल है जिसमें उन्हें हार्नेस से बांधा जाता है ताकि वो दौड़ सकें। एक ARED मशीन है जो वजन उठाने वाले व्यायाम जैसा एहसास देती है, ताकि हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत रहें। बिल्कुल। इसके अलावा स्टेशन का रखरखाव भी तो एक बड़ा काम है। हाँ, वो तो हो गई। कई बार स्पेस वॉक करनी पड़ती है, अंतरिक्ष में बाहर निकलकर स्टेशन के बाहरी हिस्सों की मरम्मत वगैरह करना। स्पेस वॉक? वो तो काफी जोखिम भरा होता है। और जाहिर है वे पृथ्वी पर मिशन कंट्रोल सेंटरों से लगातार जुड़े रहते हैं। ह्यूस्टन, मॉस्को और जापान, यूरोप, कनाडा के सेंटर भी। और अपने परिवारों से भी। इतने सारे देश, इतने सारे सेंटर्स, सब मिलकर इतने जटिल स्टेशन को चला रहे हैं। ये तालमेल बिठाना चुनौतीपूर्ण तो लगता है। चुनौतीपूर्ण तो है ही। ये एक बड़ी उपलब्धि जरूर है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है। जैसे कि? देखिए, अंतरिक्ष का वातावरण बहुत कठोर है। एक तो लगातार रेडिएशन का खतरा, इससे कैंसर जैसी बीमारियों का रिस्क बढ़ता है। फिर है स्पेस डेब्रिस, अंतरिक्ष का कचरा
छोटे छोटे टुकड़े भी अगर तेज रफ्तार से टकरा जाएं तो स्टेशन को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। अच्छा। हाँ, स्रोत बताते हैं कि स्टेशन को कई बार अपना रास्ता मतलब ऑर्बिट बदलना पड़ा है ताकि ऐसे मलबे से बच सके। ओहो, और जैसा हमने कहा माइक्रोग्रेविटी खुद शारीरिक दिक्कतें पैदा करती है और फिर तकनीकी खराबियां भी आती हैं। हाँ, मशीन है आखिर। बिल्कुल। जैसे 2010 में स्टेशन के कूलिंग सिस्टम का एक अमोनिया पंप खराब हो गया था। उसे बदलने के लिए कई मुश्किल स्पेस वॉक करने पड़े थे। ये दिखाता है कि स्टेशन को चालू रखना कितना जटिल काम है। तो इन सब चुनौतियों के बावजूद आईएसएस मानव इंजीनियरिंग और वैश्विक सहयोग का एक असाधारण उदाहरण तो है ही। इसमें कोई शक नहीं। इसने हमें माइक्रोग्रेविटी, मानव शरीर पर अंतरिक्ष के असर, पृथ्वी और ब्रह्मांड के बारे में इतनी बेशकीमती जानकारी दी है। आपने बताया था कि 3600 से ज्यादा शोधकर्ताओं ने 2500 से अधिक प्रयोग किए हैं। हाँ, और ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। ये वाकई प्रभावशाली है। और ये सिलसिला भी जारी है। जानकारी के अनुसार ये स्टेशन कम से कम 2030 तक तो काम करता रहेगा। 2030 तक? उसके बाद क्या? उसके बाद योजना है इसे नियंत्रित तरीके से पृथ्वी के वायुमंडल में वापस लाने की। मतलब? गिरा दिया जाएगा। हाँ, ताकि ये सुरक्षित तरीके से जलकर नष्ट हो जाए और जो मलबा बचे वो दक्षिण प्रशांत महासागर के एक वीरान इलाके में गिरे, जिसे स्पेसक्राफ्ट सिमेट्री भी कहते हैं। नासा इसके लिए एक खास डी ऑर्बिट व्हीकल भी बना रहा है। अच्छा, तो आईएसएस का सफर अपने अंतिम दशक में पहुंच रहा है। हाँ, ऐसा लगता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि इस स्टेशन की असली विरासत क्या होगी। इसने भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए, जैसे चांद या मंगल पर जाने की योजनाओं के लिए क्या नींव रखी है? ये बहुत अहम सवाल है। और जब आईएसएस नहीं रहेगा, तब अंतरिक्ष में इंसानों के रहने और काम करने का अगला बड़ा ठिकाना क्या होगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर शायद आने वाले समय में और विचार करने की जरूरत होगी।